हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा श्री राम आदर्श विद्यापीठ लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन किया, वैद्युतिकी के प्रकार स्थिर वैद्युतिकी तथा गतिक वैद्युतिकी का अध्ययन किया। तत्पश्चात हम लोगों ने आवेश एवं आवेश के प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। आज हम आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म हम सभी लोगों को पता है कि अगर प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे के पास में होते हैं तो प्लस और प्लस आवेश के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से ऋण और ऋण आवेशों के मध्य भी हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत प्रकृति के अगर आवेश है प्लस और माइनस, तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया आपका, पहला पॉइंट। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, आवेश जो होता है, आवेश सदैव सदैव लगा दिया, मतलब ये हमेशा के लिए सत्य हो गया। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सत्य बात है ये। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है क्यू मतलब आवेश, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो पहला पॉइंट, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, आगे आपके काम में आएगा। चौथा पॉइंट, आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया, आवेशन की क्रिया समझे क्या होती है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब दो कुचालक वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, इस प्रकार से जब दो कुचालक वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित होती है और एक वस्तु ऋणावेशित होती है। मैंने कहा था जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, मतलब वस्तु धनावेशित हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी आएगी। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, परंतु इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बड़ा कम होता है, 9.1 × 10⁻31।
तो 9.8 इंटू 10 की घात माइनस 31 जो ये मान है ये बहुत कम मान है। इसलिए आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कम तो होता है परंतु अति अल्प मात्रा में कम होता है। इसी प्रकार ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता तो है परंतु अति अल्प मात्रा में बढ़ता है। तो चौथा पॉइंट हो गया आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। पहला पॉइंट था आपका समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा पॉइंट था आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट था इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसका मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है तथा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.8 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। चौथा पॉइंट आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में घट जाता है जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बोलो, पांचवा पॉइंट। मान लें कि आपको इस वस्तु का आवेश निकालना है या आपको वस्तु दे दी और आपको इस वस्तु का आवेश निकालना है। मान लें कि जैसे कि एक वस्तु है A और मैं आपसे बोलूं कि भाई इस वस्तु का आवेश ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है A और मैं आपसे बोलूं कि भाई इस वस्तु का आवेश ज्ञात कीजिए। तो जब आपको इस वस्तु का आवेश ज्ञात करना है तो एक तरीका तो ये होता है, जैसे आपको मैं ये बता दूं कि भाई यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है और शेष बचे हुए भाग में -1 माइक्रोकूलम आवेश है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस वस्तु का आवेश ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको इस वस्तु का आवेश ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे कि इसके अलग अलग भाग में जितने भी आवेश हैं इन सभी आवेशों को आप जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इस वस्तु का कुल आवेश आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि इस वस्तु का मतलब किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। इसे अपन आवेशों की योज्यता कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर में, आवेशों की योज्यता से आप क्या समझते हैं? तो किसी वस्तु का कुल आवेश, आवेशों की योज्यता, किसी वस्तु का कुल आवेश उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। अगला पॉइंट छठा, आवेश जो होता है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि, क्वांटीकृत राशि, आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। अब क्वेश्चन बनता है भाई क्वांटीकृत राशि होती क्या है? जैसे आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपके सामने लिख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन होना संभव है, 2 इलेक्ट्रॉन होना संभव है, 3 इलेक्ट्रॉन होना संभव है, 4 इलेक्ट्रॉन होना संभव है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या संभव हो सकती है। परंतु मैं बोलूं आपसे 1.1 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.1 इलेक्ट्रॉन, 2.4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या संभव नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या संभव है। अर्थात ऐसी राशि जिसके कुछ मान तो संभव हो, कुछ मान असंभव हो, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। इसी प्रकार से आवेश के कुछ मान संभव होते हैं, कुछ मान असंभव होते हैं। इसलिए आवेश जो होती है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है। आगे क्वांटीकृत राशि होती है तो आपने बोल दिया कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, परंतु एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं या आवेश का क्वांटा क्या होता है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आवेश का क्वांटा क्या होता है। अब मैंने आपको बोला जैसे कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु का कुल आवेश निकालना है। एक तरीका तो ये बताया मैंने कि भाई अगर आपको इस वस्तु का कुल आवेश निकालना है तो इसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग कर दो तो उस वस्तु का कुल आवेश आ जाएगा। उसे तो अपन बोलते हैं आवेशों की
योग्यता। परंतु अगर आपको यह नहीं बताया जाए और आपको यह बता दिया जाए कि इस वस्तु के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी वस्तु के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और इस वस्तु का कुल आवेश निकाले, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हुआ तो 5 का कितना हो जाएगा 5 × 1.6 × 10⁻⁹। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम में आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन n से व्यक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, इसको अपन e से व्यक्त करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस वस्तु का कुल आवेश आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका Q बराबर Ne। अब Q बराबर Ne फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर अपन प्लस और माइनस दोनों लगा देते हैं। प्लस माइनस लगाने का क्या फायदा हो रहा है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो वो धनावेशित होगी, तो धनावेशित होगी तो धनावेशित वस्तु का आवेश निकल जाएगा प्लस में। और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, वो वस्तु ग्रहण कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा तो वस्तु का आवेश ऋणावेश होगा तो माइनस आ जाएगा। तो Q बराबर क्या बन गया आपका प्लस माइनस Ne। अब इसको फिजिक्स की तरह से बोल देते हैं कि आपको इस वस्तु का कुल आवेश निकालना है, तो किसी वस्तु का कुल आवेश E क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और N क्या है संख्या। तो किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है आवेश का क्वांटा से आप क्या समझते हैं, तो किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। तो 7वां पॉइंट हो गया आपका। तो 6ठा पॉइंट हो गया आपका Q बराबर प्लस माइनस Ne। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात इसको अपन बोलेंगे अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे अपन आवेश का क्वांटा कहते हैं। 7वां पॉइंट आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता। अब आवेश की निश्चलता जो होती है ये क्या होती है, इसको समझे। आवेश की निश्चलता कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है वो कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तब भी उस वस्तु का आवेश वही रहेगा, और अगर कोई वस्तु गतिमान भी हो गई तो भी उस वस्तु का आवेश वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर अवस्था में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तो गतिशील अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ही रहेगा। इसलिए किसी भी वस्तु का आवेश जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, इसे ही हम आवेश की निश्चलता कहते हैं। अर्थात Q स्थिर अवस्था बराबर हो जाएगा Q विराम अवस्था। Q स्थिर अवस्था बराबर हो जाएगा Q विराम अवस्था। तो अपन वापस आ जाते हैं, आवेश के गुणधर्म एक बार वापस देख लेते हैं। मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट में था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, तथा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻⁻39 किलोग्राम होता है। आवेशन की क्रिया में धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में कम हो जाता है, जबकि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ जाता है। आवेशों की योज्यता किसी वस्तु का कुल आवेश जो होता है उसके अलग अलग भाग में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है, जिसे हम आवेशों की योज्यता कहते हैं। अगला पॉइंट, आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश की निश्चलता किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्थिर अवस्था और विराम अवस्था में उस वस्तु का जो आवेश है वो हमेशा एक समान रहेगा। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि आवेशन की क्रिया में
धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में कम हुआ और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान अति अल्प मात्रा में बढ़ गया। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि धनावेशित एक वस्तु धनावेशित हुई तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने मान लिया कि किसी वस्तु से अगर धनावेशित वस्तु है तो मुझे पता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो मैंने मान लिया कि उस वस्तु से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले n बराबर 6, तो द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी। तो अपन क्या करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन। तो आपके सामने दो फॉर्मूले हुए, एक वस्तु का आवेश निकालने का, एक वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन का। तो इस प्रकार से आप वस्तु का आवेश भी निकाल सकते हैं और वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन भी आप ज्ञात कर सकते हैं।